हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो बेटा? आशा करती हूँ सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम अपनी हिंदी की क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 10 को कंटिन्यू करते हैं। कुछ पेजेस हम पढ़ चुके हैं, उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब इसकी हम रीडिंग लगाते हैं। देखो बेटा, पेज नंबर 54 से आज रीडिंग लगाते हैं। यहाँ पे हम कहाँ तक पढ़ चुके थे कि 53 तक पढ़ चुके थे। उन्होंने जो मुर्गियाँ थी उनको मतलब कि उनके घर में बांधने की कोशिश की, तो उन्होंने क्या हाल किया था, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आगे उसी में मुर्गी वाला ही हम टॉपिक इसमें आ रहा है, पेज नंबर 54 से। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। बेनकेल क्या होती है बेटा? ऊंट के, आपने देखा होगा, ऊंट के नाक के और मुंह में एक डोरी सी, रस्सी सी होती है और उसको खींचते हैं, यानी कि उस रस्सी को खींच करके ऊंट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो वो उसको बोलते हैं नकेल। तो बेनकेल मतलब बिना कंट्रोल के, अनियंत्रित जिसको बोलते हैं। ठीक है। एक भी दड़बे में जाने को राजी नहीं थी। दड़बे क्या होता है? जहाँ पर मुर्गियों को रखा जाता है, जहाँ पर वो रहती हैं। तो वो जो बच्चे उनको डंडी से और दड़बे में लेके जा रहे थे, तो वो एक भी उस दड़बे में जाने को राजी नहीं थी। इधर किसी को सूजी की भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथ उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। अब वो मुर्गियों को संभाल रहे थे और उन्हीं बच्चों में से एक आध बच्चा ऐसा था कि उन बच्चों में से किसी एक ने ये सोचा कि भेड़ें आ गई हैं और भेड़ों को भी हाथों हाथ इनको भी खाना खिला दे और इनको भी साथ के साथ इनके घर में बंद कर दे। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देकर जो सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लस्टम पस्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। उसकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती, मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ी आई। अब वो क्या थे कि जब भेड़ों को उस दाने का सूप देने लगे तो भूखों की तरह उस पर टूट पड़ी। और भेड़ चाल तो सभी ने सुनी रखी है कि एक भेड़ जिस तरफ जाती है सारी उसी तरफ जाती है। तो एक भेड़ को दाने की सूप की तरफ जाता देखकर सारी भेड़ें जो है बेनकेल अनियंत्रित तरीके से जो है भाग कर पूरे घर में और दौड़ कर और मींगने करती हुई, यानी कि वो पोटी करती हुई जो है बाहर मतलब कि दाने के सूप की तरफ सारी भेड़ें जो है, कोई बर्तनों को गिरा रही थी, जो कपड़े रखे हुए थे उन पर अपने पैरों के निशान बनाती हुई सारी जो है दाने के सूप की तरफ जो है बढ़ती हुई जा रही थी। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बम बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूखती हुई हमला करती गई। अब वो सूप को लेकर जिस साइड भी जाते बच्चे, तो भेड़ों उस सूप की सुगंध के साथ ही उस जो सूप का जो बर्तन था उसको जिस साइड भी ले जाते उसी की तरफ उसको सूंघती हुई इस तरह से उसकी तरफ जाती थी जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमों के साथ आगे बढ़ रही हो। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। अब एक जो वो थी, एक माँ जो है पलंग पर सो रही थी, तो भेड़ भी उनके ऊपर से जा रही थी। वो नींदों में ही उन
चिल्लाने लगी, वह सपना देख रही थी कि इनको मारो मारो। इतने में भेड़े सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। अब तरकारी वाली क्या होती है, एक सब्जी वाली होती है, वो आई, ऑन द स्पॉट आ गई वो। तो वो भेड़े जो है उस सूप को भूलकर, और उन्होंने जैसे ही तरकारी वाले के पास हरी हरी सब्जियां देखी तो वो सूप को भूलकर और उस तरफ चली गई, तरकारी की तरफ चली गई। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर एक रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तानकर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो। भेड़ को चोट नहीं लगती। बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वह आप ही पर चढ़ बैठेंगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। अब ये क्या था कि जो तरकारी वाली थी वो चौक में बैठकर किसी को मटर तोल के दे रही थी, तो ये भेड़े उधर गई और उसकी सारी सब्जी जो है खाने की कोशिश करी। जो तरकारी वाली थी वो सोची, वो साहस के साथ उठी और सोची कि मैं इनको अच्छे से इनकी पिटाई करूंगी। लेकिन एक कहावत है, कहावत क्या है, ये तो वास्तविकता है कि जो भेड़ों को अगर हम मारते हैं तो वो उसके ऊपर जो ऊन सी होती है वो उसी पे लगती है, उसकी जो स्किन होती है उसकी बॉडी पे डंडा टच नहीं होता, तो उनको मार लगती नहीं है। तो उनको ऐसा लगा ही नहीं कि वो तरकारी वाली उनको मार रही, और डायरेक्ट ही उस तरकारी वाली के ऊपर चढ़ गई और उसकी सारी सब्जी खा गई। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। अब अगला काम क्या करने लगे कि भैंस का दूध निकालने का काम करने लगे। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ चारों थनों पर पिल पड़े। अब 2 बच्चे एक ही भैंस का दूध निकालने लग गए, और वो जो जिसमें दूध निकालना था वो बाल्टी भी गंदी सी ही लेकर चल पड़ी। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। अब भैंस तो बेटा एक या 2 ही लोग होते हैं घर के जिनको दूध निकालने की यस करती है, उन्हीं से ही वो दूध निकलवाती है। अगर और कोई दूध निकालने की कोशिश करता है तो भैंस उनको दूध ही नहीं देती। ये तो बच्चे थे, तो इनको बच्चा समझकर उस भैंस ने बाल्टी को लात मार दी। उसमें थोड़ा बहुत जो दूध निकला था वो भी बिखर गया। झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए। पिछले पैर मतलब भैंस के जो पिछले 2 पैर थे चाचा जी की चारपाई के पांवों से बांध अगले पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी उछलकर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। अब क्या था कि जो वो भैंस का दूध निकालने लगे तो भैंस ने लात मारी थी ना, तो भैंस एक रस्सी लेके आए और भैंस की जो पिछले पैर होते हैं वो अपने चाचा के चारपाई के साथ बांध दिए और आगे के पैरों को बांधने की कोशिश करने लगे। जब आगे के पैर बांधने लगे तो भैंस जो है उस बांधने की कोशिश को नाकाम करके और भागने लगी। तो उसके पैरों से तो चाचा जी की चारपाई बंधी थी, तो वो चारपाई को लेके भाग गई भैंस, और चाचा जी को ऐसा लगा जैसे वो सपना देख रहे हों। फिर वो चारपाई एक पानी के ड्रम से टकराई, तो वो ड्रम में से पानी गिरा तो ऐसा लगा बारिश आ गई हो। बारिश के साथ जैसे वो जब भाग रहे थे तो उनको तेज हवा भी लग रही थी, तो उनको लगा कि बारिश के साथ जो है आंधी तूफान भी आया। लेकिन थोड़ी देर बाद चाचा को सच्चाई पता लगी और उन्होंने इन बच्चों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। अब वो भैंस चारपाई को लेके भागी जा रही थी और बच्चों ने सोचा ये बछड़ा तो रह ही गया, तो बछड़े को भी खोल दिया और वो बछड़ा भी जो है उसे भैंस के पीछे पीछे हो लिया। यहाँ बछड़े का मतलब बेटा गाय का ही बछड़ा नहीं होता, जो भैंस का वो बच्चा होता है उसको भी हम बछड़ा बोल सकते हैं। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया।
धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। अब वो जैसे बछड़े को देखकर भैंस जो है रुक गई और उसको खुद का दूध पिलाने की कोशिश की और उसके पीछे पीछे बच्चे भी आ गए गिलास कटोरी लेकर के हम भैंस का दूध निकालेंगे। लेकिन वो जो बछड़ा था वो अपनी माँ का दूध पीना चाहता था उस भैंस का, तो वह जो है उनके ऊपर आक्रमण करने लगा। कुछ दूध जमीन पर और कुछ कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारे गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गए। यह सब कुछ मिनटों के 3/4 में ही हो गया। ये जो था ये दूध वाला काम ये बहुत ही जल्दी यानी कि हो गया था। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हाकी गई, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। अब जब इतना घर का इतना गंदा माहौल बच्चों ने कर दिया तो बड़ों ने देखा और एक एक को मतलब कि घर देखा तो क्या हुआ, घर बर्तनों से, लोटो कटोरियों से, गंदगी से भरा हुआ था। उसके बाद क्या किया, मुर्गियों को उनकी जगह भेजा गया, भेड़ों को भेजा गया, जो तरकारी वाली थी उसके साथ हाँ ना करी गई, यानी कि उसको पैसे वगैरह दिए गए जितना उसका नुकसान हुआ था। और जो अम्मा इन बच्चों के काम से जो परेशान हो गई थी वो जो है अपना सामान बांधने लगी आगरा जाने के लिए। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दी। अब जो इन बच्चों की जो अम्मा थी उसने कहा या तो इन बच्चों से काम करवा लो या मुझे रख लो, अगर इन मेरी इस बात को स्वीकार करते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अम्मा ने ये वार्निंग दे दी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अब जो अब्बा थे उन्होंने सारे बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर लिया जैसे बटालियन हो और उनको उनका मार्शल कर दिया, यानी कि उनको कुछ आदेश दिए। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। अब क्या हुआ, पहले तो इस अब्बा ने ही कहा था कि नौकर हटा देते हैं, बच्चे काम करेंगे, लेकिन बाद में बच्चों के काम करने की तरीका जानकर और घर की दुर्दशा देखकर अब्बा ने फिर से एक निर्णय लिया कि तुम लोग जो है बिना पूछे घर के किसी सामान को भी हाथ नहीं लगाओगे। तो बच्चे कह रहे हैं कि ये लोग, इनको किसी भी तरह शांति नहीं है, काम करते हैं तो भी शांति नहीं है, नहीं करते हैं तो भी। तो अब बच्चों ने उनके दूसरे डिसीजन को सुनकर खुद से एक कमिटमेंट कर लिया कि अब तो जो है हम हिलकर भी पानी नहीं पिएंगे। ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर था, ये यहाँ आपका पूरा कंप्लीट हो गया रीडिंग के लिए। अगली क्लास में हम इस चैप्टर के शब्दार्थ और वर्ड मीनिंग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।